A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zomexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना. हम लोग बात करेंगे वो पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम इंडो चाइना कहते हैं, उसमें किस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है और किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो उस कंट्री के अंदर अनरेस्ट रहता है. और हम बेसिकली इसमें हम वियतनाम वार की बात करने जा रहे हैं, हम यूएस के रोल की बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे किस तरीके से यूएस को विड्रॉ करना पड़ा था, किस तरीके से यूएस का क्रिटिसिज्म होता है. लेटर ऑन हम वियतनाम के लोगों की बात करेंगे कि उन्होंने स्ट्रगल को किस तरीके से ज़िंदा रखा. इतने सालों तक थ्री डिकेड्स तक उन्होंने स्ट्रगल को ज़िंदा रखा. हम बात करेंगे विमेन के रोल की. सो ये सारी बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ फॉर रिविजन पर्पस. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. तो जैसा कि हमने बात किया कि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है इंडो चाइना में, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉलोनियल डोमिनेंस होता है, रेजिस्टेंस कैसे होता है, कॉलोनियल एजुकेशन कैसे दी जाती है, रेजिस्टेंस इन स्कूल, रीजनल एंड एंटी कॉलोनियलिज्म कैसे चलता है, साथ साथ में जापान और चाइना का सपोर्ट कैसे होता है. हम वियतनाम की बात करेंगे बेसिकली, फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, सेकेंड इंडो चाइना वॉर, वुमेन पार्टिसिपेशन एंड कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो अगर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो इंडो चाइना जो है वो वाला रीजन है जिसमें कि वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया. लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया वाला पोर्शन जो है, अगर हम आसियान कंट्री की अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आसियान कंट्रीज़, तो हम उसकी बात करते हैं तो वियतनाम, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वाले पोर्शन को हम कहते हैं इंडो चाइना. तो वियतनाम जो है उसको अगर फॉर्मल इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो मिल गई थी 1945 में हमारी कंट्री से पहले. बट ये जो है 3 और डिकेड्स लगे, मतलब 30 ईयर्स और लगे वियतनाम को, जब तक कि उसको वियतनाम को प्रॉपर तरीके से रिपब्लिक नहीं बनाया जाता. वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिल जाती है लेकिन उसको रिपब्लिक बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म डेवलप होता है वहाँ पर, स्ट्रगल की बात करेंगे किस तरीके से जो है वियतनाम स्ट्रगल करता है कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट. हम जो थे किसकी कॉलोनी थे? हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे. हम बात करेंगे कि वियतनाम जो है बेसिकली वियतनाम और इंडो चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब किसकी कॉलोनी बन गए थे? ये सब थे फ्रेंच कॉलोनी. तो हम बात करेंगे किस तरीके से दोनों, मतलब कॉलोनियलिज्म जो होता है किस तरीके से इफेक्ट डालता है. आप कंपेयर कर पाएंगे इंडिया को इन सारी जगहों से. तो ये आप देख सकते हैं इंडो चाइना का मैप, आप ये देख सकते हैं. यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लाओस दिख रहा है आपको, ये वियतनाम दिख रहा है प्रेजेंट, और ये कंबोडिया है. तो अगर आप जो हम चैप्टर में बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको आप फोकस करिए. हनोई जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटी है वियतनाम का. सिंगाओ जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है वियतनाम का. तो ये आप इस चीज़ को देख लीजिए, हम लोग बार बार इसको रेफ़र करेंगे. हम अगर बात करते हैं 41 से 46 के बीच में फ्रेंच इंडो चाइना, जब फ्रेंच का ऑक्यूपाइड इंडो चाइना था, तो इम्पॉर्टेंट रीजन्स जो थे वो थे टोंकिन, अम्मान एंड कोचीन चाइना, राइट. तो कोचीन चाइना कौन से पोर्शन को कहा जा रहा है? ये जो ब्लू कलर का जो सबसे सदर्न मोस्ट पोर्शन है उसको कोचीन चाइना कहा जा रहा है. अनाम जो है ये वियतनाम का ही पोर्शन है. अनाम जो नीचे वाला पोर्शन है उसे अनाम कहा जा रहा है. ऊपर वाला जो नदर्न पोर्शन है उसे टोंकिन कहा जा रहा है. लाओस यू कैन सी इन द ग्रीन कलर, और ये जो था ये कंबोडिया है, और ये जो है ये थाईलैंड है. ठीक है, ये प्रेजेंट डे मैप में अगर आप देखते हैं उसको कंपेयर करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन मिलेंगे? नदर्न मोस्ट है टोंकिन, उसके नीचे है अनाम, और सबसे सदर्न मोस्ट वाले पोर्शन को कहा जाता है कोचीन चाइना, राइट. अब हम बात करते हैं कॉलोनियल डोमिनेंस एंड रेजिस्टेंस कैसे कैसे यहाँ पर होता है. हम शुरुआत करेंगे 19th सेंचुरी से. तो 19th सेंचुरी के शुरुआत में, तो 1802 की बात कर रहे हैं हम. नाग्युन जो था, नाग्युन एन बिकम द एम्परर. ओके, जो नाग्युन एन था वो वहाँ का राजा होता है. उसके अंडर वो क्या करता है? सिंबलाइज द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री अंडर द नाग्युन डायनेस्टी. तो जो ये जो राजा आता है नाग्युन, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होगी बट यू कैन रीड द स्पेलिंग. नाग्युन जो भी किंग है उसकी डायनेस्टी के अंडर में एक यूनिफिकेशन किया जाता है पूरे कंट्री का, राइट. 1858 में क्या होता है? 1858 में आती हैं फ्रेंच ट्रूप्स यहाँ पे. कौन से वाले टाइम पीरियड की बात हो रही है? जब हमारे यहाँ पे रिवोल्ट चल रहा है, 1857 की क्रांति चल रही है, उस टाइम पे
फ्रेंच फोर्सेस जो है वियतनाम में जा रही है, राइट। 1867 में क्या होता है, कोचीन चाइना जो सदर्न मोस्ट पार्ट था अभी वियतनाम का, हमने देखा ये वाला ब्लू कलर का कोचीन चाइना जो पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस जो है वो आ जाती हैं, यहाँ पे कॉलोनी बना लेती है। 1884 से लेके 85 तक क्या चलता है, फ्रैंको चाइनीज वॉर चलता है। मतलब ये जो इंडो चाइना वाला पोर्शन है, चाइना के नीचे है इसलिए इसको इंडो चाइना बोला जाता है, इंडिया के पास में है। तो जो इंडो चाइना वाला पोर्शन है ये वॉर कर रहा है किसके साथ में, फ्रेंच के साथ में। तो फ्रैंको चाइनीज वॉर चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, टोंकिन। तो फ्रैंको चाइनीज वॉर टोंकिन वॉर भी बोला जाता है। फ्रेंच अज्यूम कंट्रोल ऑफ टोंकिन एंड अनाम। तो टोंकिन एंड अनाम कौन कौन से पोर्शन है, नदर्न मोस्ट पोर्शन ये वाला टोंकिन और अनाम। और फ्रैंको कोचीन चाइना में तो वो लोग आए थे, उन्होंने कॉलोनी बना लिया था और लड़ाइयों के बाद उनको टोंकिन और अनाम भी मिल जाता है। 1887 में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ इंडो चाइना यूनियन। तो एक इंडो चाइना यूनियन बन जाता है जिसका कौन कौन है पार्ट, कोचीन चाइना, अनाम, टोंकिन, कंबोडिया और लाओस। सो लाओस पूरा का पूरा वियतनाम जिसके अंदर कौन कौन से पोर्शन आते थे, टोंकिन, अनाम और साउथ चाइना और कंबोडिया, ये सारे के सारे पोर्शन को मिला के बना दिया जाता है इंडो चाइना यूनियन। और किसके अंडर में आ जाती है, ये सारी की सारी आ जाती है अंडर में फ्रांस के। तो ये फ्रेंच कॉलोनी बन जाता है। तो 1887 में फ्रेंच के अंडर आ जाता है। जो फ्रेंच जो है कोलोनाइजेशन जो होता है वियतनाम का, वो कंट्रोल बाय मिलिट्री इकोनॉमिक डोमिनेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेशन होता है, वो इनकी इकोनॉमी पे भी कब्जा कर लेते हैं और मिलिट्री पावर का यूज़ करते हैं। ये ट्राई करते हैं रीशेप करने का कल्चर ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के लोगों का एक अपना खुद का कल्चर था, तो फ्रेंच लोग जो आके इसको रीशेप करते हैं पूरा का पूरा। तो जो नेशनलिज्म की जो आप शुरुआत देखेंगे वियतनाम में, लेटर ऑन वियतनाम जो है फाइट करता है, रेजिस्टेंस शो करता है अपने आप को फ्री कराने के लिए। तो जो आप नेशनलिज्म की शुरुआत जो देखेंगे वो कैसे इमर्ज हुआ था, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच एंड ऑल दे रिप्रेजेंटेड। मतलब सारे के सारे जो सेक्शन थे सोसाइटी के, उन सब ने फाइट करना शुरू किया था फ्रांस के अगेंस्ट में। अब ये बात करेंगे कि जैसे इंग्लिश को कॉलोनी चाहिए थी तो फ्रांस को क्यों कॉलोनी चाहिए था। तो फ्रांस को भी कॉलोनी चाहिए था। एक तो पहला वही रीज़न है सेम, नेचुरल रिसोर्स एंड अदर एसेंशियल गुड उसकी सप्लाई के लिए चाहिए था, पहला कारण। दूसरा सिविलाइजेशन, उनको भी ये लगता था, वो वाइट मैन बर्डन थ्योरी है ना, वो सिर्फ यूके में प्रेवलेंट नहीं थी। यूरोपियन सारे कंट्रीज जो बाद में कोलोनाइजेशन कर रहे हैं बाकी जगहों का, उन सबको ये लगता था कि भाई हमारे ऊपर वाइट मैन बर्डन थ्योरी जो अप्लाई होती है कि भाई हम लोग ज़्यादा सिविलाइज हैं, एशिया के लोग या अफ्रीका के लोग जो हैं वो कम सिविलाइज हैं, हम उनको जाके सिविलाइज करेंगे। तो ये दो कारण थे बेसिकली। उनको लगता था कि उनको नेचुरल जो रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना है वियतनाम को। सेकेंडली उनको लगता था कि उनको इस सिविलाइजेशन को मतलब इस पॉपुलेशन को सिविलाइज करना है। तो क्या होता है, फ्रांस के जो लोग होते हैं वो बिल्डअप करते हैं कैनाल्स को, ड्रेन्स को, मेकोंग रिवर के डेल्टा पर बनाया जाता है। तो बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम जो आता है उसको वो बनाते हैं। वास्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशन वर्क्स टू इंक्रीज द कल्टिवेशन। तो कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, इरिगेशन सिस्टम के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो एरिया होता है अंडर द कल्टिवेशन, राइस कल्टिवेशन होता है, वो काफ़ी अप चला जाता है, अच्छे से राइस कल्टिवेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो फ्रांस के लोग हैं वो इरिगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, राइस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि 1931 जब आता है तो वियतनाम बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन वर्ल्ड। तो 1931 में जो है वियतनाम सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है, किसका, राइस का। ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि फ्रेंच ने उसको कॉलोनी बना लिया था। 1858 में फ्रांस के लोग आए थे, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके वॉर हुए थे, फ्रैंको चाइनीज़ वॉर हुआ था, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा इंडो चाइना यूनाइटेड हो जाता है। उनके इरिगेशन सिस्टम पे काम किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम से राइस का कल्टीवेशन बढ़ जाता है और वियतनाम 1931 तक बनता है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे क्यों काम किया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट हो पाए गुड्स का फॉर ट्रेड, मिलिट्री गैरिसन एंड कंट्रोल ऑफ द एंटायर रीजन। फ्रांस के लोगों ने भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों डेवलप किया था, जिस कारण से इंडिया के अंदर यूके के लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था, सेम सिमिलर तरीके के कारण थे। फ्रांस के लोगों ने वियतनाम और या फिर मैं कहूँ इंडो चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहे हैं, ताकि गुड्स की सप्लाई हो सके, ताकि रॉ मटेरियल की सप्लाई हो सके, ताकि कंट्रोल किया जा सके, राइट। अब क्या हो रहा है, और साथ में हो रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क। जैसे हमारे यहाँ पे रेल नेटवर्क बिछाया गया था, तो ये लोग जो है फ्रेंच पीपल दे ऑल्सो डेवलप अ रेलवे नेटवर्क इन द इंडो चाइना रीजन। पूरा बिछा देते हैं वियतनाम एंड चाइना। कंप्लीटेड बाय 1910 तक ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं। जो रेल लाइन लिंकिंग है वियतनाम से सियाम, हाईलैंड जो है उसको सियाम कहा जाता था पहले, उसके साथ में रेलवे लाइन लिंक कर दी जाती है, राइट। अब आप समझिए, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग भी झेल रहे थे, ये लोग भी बेचारे झेल रहे हैं। तो वियतनाम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, रेलवे लाइन्स बिछाई जाती हैं,
फॉर व्हाट? फॉर सॉल्विंग द पर्पस ऑफ द कंट्री whose colony they were, लाइक फ्रांस का। अब क्या बताते हैं, बैरियर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इन वियतनाम। वियतनाम में उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत हाई है, 3 कारण बताए गए हैं। दूसरा, उनकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तीसरा, छोटे छोटे किसान है, जैसे हमारे यहाँ पे थे छोटे छोटे किसान, तो छोटे छोटे किसान जो होते थे बहुत ज़्यादा लोन ले लेते थे लैंडलॉर्ड से, और फिर वो उसको चुका नहीं पाते। तो चुका नहीं पाएंगे तो फिर वो लैंड को डेवलप करने में पैसा कैसे लगाएंगे, राइट? तो ये सारे के सारे कारण थे, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है। अब क्या होता है, कॉलोनियल इकोनॉमी जो होती है वियतनाम वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन राइस कल्टीवेशन और रबर प्लांटेशन। तो 2 चीज़ें वहाँ पे डोमिनेंटली हो रही है कॉलोनियल इकोनॉमी की वजह से। फ्रांस ने वियतनाम को एक मतलब एक प्लेस बना रखा है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाएगा और उसको राइस को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट? तो राइस कल्टीवेशन हो रहा है और रबर प्लांटेशन हो रही है। रबर प्लांटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा है वियतनाम रबर प्लांट करने के लिए। तो क्या हो रहा है, वो सब कौन ओन करता है? वो तो फ्रेंच ओन करते हैं या फिर कोई स्मॉल वियतनामीज एलीट। तो वियतनाम के अंदर भी कुछ वेल्दी लोग थे, या तो उनके पास है सारे के सारे फार्म्स या फिर फ्रेंच लोगों के पास है। रेल और पोर्ट फैसिलिटी जो है वो सर्विस सेक्टर को वर सेटअप टू सर्विस दिस सेक्टर ओनली। मतलब सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? फ्रेंच लोगों को फायदा हो रहा है या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को फायदा हो रहा है? सो इंडेंजर्ड वियतनामीज लेबर वाज वाइडली यूज्ड इन द रबर प्लांटेशन। जो वहाँ के बेचारे गरीब लोग थे, गरीब किसान थे, वो लेबर की तरह काम करते थे। फ्रांस जो है वो फेल कर जाता है इंडस्ट्रियलाइज करने में इकोनॉमी को। क्यों इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करता वो? क्योंकि वहाँ से उनको चाहिए रबड़ और राइस। तो वो वहाँ की इंडस्ट्री, मतलब वियतनाम के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए कामयाब नहीं होता, या फिर विलिंगली वो नहीं लगाता, और वियतनाम की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे छोटे छोटे फार्म्स है, और वहाँ पे क्या है, 3 कारण देखे थे हमने। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है। तो फ्रांस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करता है वहाँ की इकोनॉमी में। रूरल एरिया के अंदर लैंडलॉर्डिज्म है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी गिर रहा है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको वियतनाम में देखने को मिलेंगी अंडर द फ्रेंच रूल। तो फ्रेंच की कॉलोनी है इंडो चाइना पूरा का पूरा, और उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब क्या बात होती है, कॉलोनियल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं हम। तो कॉलोनियल एजुकेशन में कुछ लोग चाहते थे, जैसे कि फ्रांस के लोगों को लगता था कि हमें इनको सिविलाइज करना है, तो फ्रांस के कुछ लोग चाहते थे कि हम जो है अपने नेटिव लोगों को सिविलाइज करें। तो उनको एक एजुकेटेड लेबर क्लास चाहिए थी जिसको भी वो अपनी जगह पे यूज़ कर पाएँ। बट उनको ये भी डर सताता था कि अगर हमने इनको ज़्यादा एजुकेशन दे दिया तो क्या होगा कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। एजुकेशन जो होती है वो आपकी सोच को खोल देती है, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आप अलग अलग लिटरेचर को पढ़ पाते हैं, अलग अलग जगहों की चीज़ों को समझ पाते हैं एजुकेशन की वजह से। तो फ्रांस के लोगों को ये भी लगता है कि भाई अगर हमने इनको ज़्यादा एजुकेशन दे दिया तो ये लोग जो है हमारे ही अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। सिमिलर तरीके के प्रॉब्लम सोसाइटी में हर जगह होते हैं। इंडिया के केस में आप देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा प्रॉब्लम। आप देखेंगे पॉलिटिकल विल नहीं है लोगों को एजुकेट करने के लिए। एटलीस्ट मतलब जो एलीट क्लास है या जो अपने आप को सुपीरियर क्लास मानती है वो चाहती नहीं है कि लोअर क्लास अच्छे से पढ़ लिख जाए, ताकि अगर वो पढ़ लिख जाते हैं तो आपके अगेंस्ट में बात करेंगे। सेम काइंड की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फ्रांस के लोग नहीं चाहते थे कि वियतनाम के लोग अच्छा सा पढ़ लिख लें, अदरवाइज वो उनके अगेंस्ट में प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो एक बार जो होता है, वंस एजुकेटेड द वियतनामीज में बिगिन टू क्वेश्चन द कॉलोनियल डोमिनेशन। उनको ये डर लगता था। फ्रेंच जो सिटीजन थे जो वियतनाम में रहते थे उनको लगता था कि अगर वियतनाम के लोग भी पढ़ लिख गए तो हमारे खुद की जॉब के लिए खतरा हो जाएगा, वही लोग आके जॉब में लग जाएंगे और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिसी को अपोज किया जो चाहती थी कि फ्रांस में एजुकेशन सिस्टम दे दिया जाए। तो जो एलीट थे वियतनाम के वो पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़ कल्चर, वो चाइनीज़ कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करते थे। सो द फ्रेंच हैज़ टू काउंटर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस टू कंसोलिडेट देयर पावर। अब 2 तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो फ्रांस के वो लोग हैं जो मतलब वो चाहते नहीं हैं कि फ्रेंच एजुकेशन दी जाए। दूसरे वो लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि वियतनाम के जो लोग हैं वो चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस में है, तो वो चाइना के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे उन्होंने उनके एजुकेशनल सिस्टम को, ट्रेडिशनल सिस्टम को ब्रेक करना शुरू किया। उन्होंने फ्रेंच में एजुकेशन देना शुरू किया वियतनाम के लोगों को। किस लिए ऐसा किया, ताकि वो चाइना के डोमिनेंस से हट जाएं, ताकि वो अपने खुद के कल्चर को ग्लोरीफाई करना बंद कर दें। तो चाइनीज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय एलीट वाज रिप्लेस्ड। स्लोली उन्होंने काम किया, चाइनीज़ लैंग्वेज को रिप्लेस करके फ्रेंच पढ़ाना वहाँ पे शुरू कर दिया। तो जो लोग सपोर्ट करते थे फ्रेंच एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनको लगता था
कि वियतनामीज वुड बी इंट्रोड्यूस टू द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ फ्रांस। उनको समझ में आएगा कि भाई फ्रांस का कल्चर कैसा है, सिविलाइजेशन कैसी है। उनको लगता था कि एशियाटिक फ्रांस बन जाएगा जो कि सॉलिडली एसोसिएटेड रहेगा हमारे यूरोप वाले फ्रांस से। तो उनको लगता था कि अगर हम फ्रेंच पढ़ाएंगे यहाँ पर इंडो चाइना में, तो यहाँ के जो लोग हैं फ्रेंच लोग, वो हमारे साथ बहुत अच्छे क्लोजली एसोसिएटेड रहेंगे। उनको लगता था कि अगर हम फ्रेंच पढ़ाएंगे यहाँ के लोगों को, तो यहाँ के लोग हमारे फ्रेंच आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। वुड रिकॉग्नाइज सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच कल्चर। उनको लगेगा कि भाई फ्रेंच कल्चर सुपीरियर है। दूसरे लोग जो अपोज करते थे वो कहते थे कि वियतनामीज लैंग्वेज टॉट इन द लोअर क्लास, फ्रेंच इन द हायर क्लास। वो कहते थे बस हायर क्लास को पढ़ाओ फ्रेंच, लोअर क्लास को मत पढ़ाओ, क्योंकि उनको डर लगता था कि लोअर क्लास को अगर फ्रेंच आपने पढ़ा दी तो वो आपके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे अथॉरिटी ऑफ फ्रांस के ऊपर, और वो हमारी जॉब्स को भी खा जाएंगे। तो उनको ये लगता था सिंपल। कुछ जो लोग थे हु लर्न फ्रेंच एंड एक्वायर्ड फ्रेंच कल्चर वर टू बी रिवार्डेड विद फ्रेंच सिटीजनशिप। कुछ लोगों को फ्रेंच सिटीजनशिप भी मिल गई थी, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपोज करते थे कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाई जाए। तो दो तरीके के ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंच एजुकेशन जो सिस्टम था, कॉलोनियल एजुकेशन जो सिस्टम था, उसके अंदर इश्यूज क्या क्या आ रहे थे। सिर्फ अब उन्होंने किस तरीके का सिस्टम बना दिया था कि जो वियतनामीज के जो एलीट लोग थे सिर्फ उन्हीं को एनरोल किया जा रहा था स्कूल में और उन्हीं को पास किया जा रहा था। बाकी के सब लोगों को डेलिबरेटली फेल कर दिया जाता था ताकि उनको बेटर जॉब्स ना मिल पाए, वो क्वालिफाई ना कर पाए, उनको बेटर जॉब्स ना मिल पाए। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उसमें ग्लोरिफिकेशन किया जाता था फ्रांस के लोगों का, फ्रेंच कल्चर का, और बताया जाता था कि भाई वियतनाम की जो सोसाइटी है वो बहुत बैकवर्ड है। मतलब स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। छोटे बच्चों की किताबों के अंदर ही लिख दिया जा रहा है कि फ्रांस के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा महान लोग हैं, वियतनाम का कल्चर ख़राब है, और जानबूझ के जो है उनको फेल किया जा रहा है ताकि वो पास ना कर पाए अपना सिस्टम। एलीट लोग हैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में चल रही थी जो बाद में लोगों को समझ आई। ठीक है, हम बात करेंगे अभी। तो 1907 में अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेंचुरी में जाकर टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना होती है। वॉज स्टार्टेड टू प्रोवाइड अ वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। वहाँ के लोगों को भी समझ में आता है कि ठीक है वियतनाम का कल्चर उसको ग्लोरीफाई करना ज़रूरी है, बट हमें फ्रेंच मतलब वेस्टर्न स्टाइल में एजुकेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है जिसमें इंग्लिश या फ्रेंच हो सकती है। तो ये जो स्कूल्स थे इनके अंदर हाइजीन, साइंस, फ्रेंच ये सब कुछ पढ़ाया जाने लगा। इस तरीके के स्कूल बनाए जाने लगे। स्कूल की अप्रोच क्या होती थी, वो होती थी, इट वॉज नॉट एनफ टू लर्न साइंस एंड वेस्टर्न आइडियाज टू बी मॉडर्न, द वियतनामीज हैज़ टू लुक मॉडर्न। तो वो कहते थे कि भाई साइंस के साथ साथ, फ्रेंच के साथ साथ आपको हाइजीन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। दे एनकरेज टू द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल सच एज हैविंग शॉर्ट हेयर कट। जो वियतनाम के जो लोग थे वो लंबे लंबे बाल रखते थे। अगर आप वियतनाम जाएंगे या वियतनाम जाए बिना भी आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे वो कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के आसपास रहते हैं, इक्वेटर के आसपास हैं। तो ये सारे का क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ सबका क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये वो क्लाइमेट है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में अगर कोई लंबे लंबे बाल रखेगा तो प्रॉब्लम होंगे। अगर आप उसको क्लीन नहीं रखते हैं तो वहाँ के लोगों को फिर बोला गया कि आप शॉर्ट हेयर कट रखो, एटलीस्ट मैन जो कि बाहर काम कर रहे हैं आउटडोर। तो ये देखिए, ये वहाँ के लोग मजाक उड़ाने के लिए ऐसा पोर्ट्रेट बनाते थे कि भाई ये वियतनामी पर्सन है जिसने कि मैन है जिसने अपने छोटे बाल कटा दिए हैं, मतलब मजाक बनाने के लिए। उनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई हमारे कल्चर को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अब क्या है, एजुकेशन सिस्टम में ये सब चल रहा था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया स्कूल से। बहुत सारे जो वियतनामी टीचर थे उन्होंने इंक्रीज इन द लोअर क्लासेस, वो लोअर क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, छोटी क्लासेस में। इट इज़ बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल व्हाट एक्चुअली वॉज टॉट। आप समझिए कि अगर सारे के सारे टीचर्स जाग गए, उनको समझ में आ गया कि भाई फ्रेंच के लोग जो है अपने किताबों में लिख दिया उन्होंने कि भाई फ्रांस जो है उसका कल्चर सुपीरियर है, वियतनामी का लो है। तो उन्होंने क्या किया, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ था, उन्होंने अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, छोटे बच्चों को। तो उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया टेक्स्ट को और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। 1926 में क्या हुआ है, मेजर प्रोटेस्ट इरप्टेड इन साइगांव नेटिव गर्ल्स स्कूल में। मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है 1926 में। स्टूडेंट्स का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रिवेंट वियतनामीज फ्रॉम क्वालिफाइंग द वाइट कॉलर जॉब्स। जो वियतनामीज थे उनको छोटे छोटे जॉब दिए जाते थे, रेड कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर जॉब्स थे वो रिजर्व थे सिर्फ फ्रेंच लोगों के लिए या वियतनामी एलीट के लिए। तो वो सोचते थे, बिलीव्ड इट वाज द ड्यूटी ऑफ द एजुकेटेड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो जो स्टूडेंट्स थे वो रेजिस्टेंस शो करने लग गए थे, किसके अगेंस्ट, उनको लगता था कि हम एजुकेटेड क्लास है तो हमें सबका रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, हमें रेजिस्टेंस करना चाहिए। इट थ्रेटन्ड द पोजीशन ऑफ बोथ फ्रेंच एंड ट्रेडिशनल एलीट। तो जब लोअर क्लास में से, जो मिडिल क्लास के अंदर से रेजिस्टेंस शुरू होता है, स्टूडेंट्स के बीच में से रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, तो सरकारें हिल जाती हैं। तो यही यहाँ पर हुआ। जो फ्रांस का जो एलीट ग्रुप, वियतनाम का जो एलीट ग्रुप था और जो फ्रेंच लोग थे वो दोनों डर जाते हैं उनके इस रेजिस्टेंस से।
1920 में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज लाइक पार्टी ऑफ यंग अनन, दे पब्लिश नेशनलिस्ट जर्नल निकालते हैं वो, दे बैटल अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन एंड बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज बैटल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड फॉर इंडिपेंडेंस। तो फ्रांस के लोग जो है वो, वियतनाम के लोग जो है वो फ्रेंच लोगों के अगेंस्ट में जो है खड़े हो जाते हैं, स्पेशली द स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से जो परेशान थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो इनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलेगा। फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने रीबिल्ड किया था हनोई को यूजिंग लेटेस्ट आइडियाज अबाउट द आर्किटेक्ट एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल। तो उन्होंने हनोई को एक बड़ा सिटी बना दिया था वियतनाम में। हनोई एक सिटी है, फ्रांस के लोगों ने उसको मॉडर्न सिटी बना दिया। तो फ्रेंच पार्ट ऑफ हनोई था एक, और एक नेटिव क्वार्टर्स थे। तो फ्रेंच पार्ट जो था हनोई का, उसके अंदर ब्यूटीफुल क्लीन वाइड एवेन्यूज थे, और वहाँ पे सुअर सिस्टम डाला गया था। जो सुएज सिस्टम होता है जिसके अंदर ओपन ड्रेन्स नहीं होंगे, क्लोज ड्रेन्स होंगे, सुएज सिस्टम डाला होगा अंडरग्राउंड, वो बना दिया गया था। जो पुराना नेटिव क्वार्टर्स थे उसके अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये चेंजेस किए गए थे, किसके द्वारा किए गए, ये फ्रेंच लोगों के द्वारा किए गए। सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। इंडिया में कुछ ऐसे प्लान सिटीज़ बनाए थे ब्रिटिशर्स ने। सिमिलरली फ्रांस के लोगों ने वियतनाम में या इंडो चाइना के बारे में हम कहें तो वहाँ पे इस तरीके के सिटीज़ बना दिए थे। अब क्या होता है इंटरेस्टिंग केस, जो सुअर सिस्टम था उसका क्या था, वो जो ड्रेन था वो स्ट्रेट रिवर में करता था, और जब भी रिवर ओवर फ्लड होती थी तो फ्लडिंग हो जाती थी सुअर सिस्टम में भी। वो जो सुअर सिस्टम था वो रैट्स का ब्रीडिंग ग्राउंड था, वहाँ पे चूहे पैदा होते थे। चूहे जो थे सुअर सिस्टम से पूरा घर तक आ जाते थे। रैट्स जो थे वो घर के अंदर घुस जाते हैं लोगों के। जब फ्लडिंग होती है, पानी भर जाता है, तो चूहे क्या करेंगे, पानी में तो डूबेंगे नहीं, वापस आएंगे उस तरफ जहाँ से सुअर सिस्टम डला हुआ है, और घर में घुस जाते थे। तो जो मॉडर्न पार्ट ऑफ द हनोई था उसके अंदर आ जाता है ब्यूबोनिक प्लेग 1903 में। ये सिस्टम जो था, जो फ्रेंच लोगों ने सुपीरियर सिटी बनाया था जिसके अंदर सुएज सिस्टम डाला था, एक ट्रेडिशनल सिटी था जिसमें सुएज सिस्टम नहीं था। तो जो सुपीरियर सिटी था, क्योंकि वो ड्रेनेज जो सुएज सिस्टम से कनेक्टेड था, तो उसके अंदर चूहों की ब्रीडिंग हो जाती है, रैट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, और रैट्स जो होते हैं प्लेग लेके आते हैं, और वहाँ पे बहुत गंदा वाला ब्यूबोनिक प्लेग फैल जाता है। इतना गंदा प्लेग फैलता है कि फ्रेंच के जो लोग होते हैं वहाँ पे डर जाते हैं। उनको वियतनाम के लोगों को हायर करना पड़ता है कि चूहों को मारिए। वियतनाम की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो चूहों को मारना शुरू करती है। हर चूहे को मारा जाता है तो उनको रिवॉर्ड मिलता है फ्रेंच लोगों की तरफ से। और जो क्या करते हैं, दे कम टुगेदर टू नेगोशिएट अ हायर बाउंटी, मतलब उनको बाउंटी दी जाती है कि भाई चूहों को मारो, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो वहाँ के लोगों को, वियतनाम के लोगों को समझ में आता है कि भाई हम सारे साथ में आ जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और हम इनसे ज़्यादा डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो जितना भी पैसा दे रहे थे एक चूहे को मारने का, उसको ज़्यादा डिमांड करना शुरू करते हैं। तब वियतनाम के लोगों को समझ में आता है कि अगर हम सारे लोग कलेक्टिवली एक साथ आ जाएं तो हम फ्रेंच लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंच जो है एंडेड द बाउंटी प्रोग्राम ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वर्कर। द रैट मीनांस मार्क द लिमिटेशन ऑफ फ्रेंच पावर। ये जो रैट की वजह से जो ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है, ये फ्रेंच लोगों की डेफिशिएंसीज को उजागर कर देता है। मतलब तब तक लोगों को ये लगता था, टेक्स्ट बुक्स में लिख दिया गया था कि फ्रेंच के लोग सुपीरियर हैं, वियतनाम के लोग इन्फीरियर हैं। बट ये वाला जो एपिसोड हुआ, चूहे वाला जो एपिसोड हुआ, प्लेग वाला जो एपिसोड हुआ, इसने जितनी भी डेफिशिएंसीज थी फ्रेंच सिस्टम की उसको उजागर कर दिया। वहाँ के लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। वी पीपल इफ़ यूनाइटेड कैन फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच पावर। तो ये जो एक बड़ा चेंज था, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम था, जो सुएज सिस्टम था, उसका फेलियर होता है, जिससे कि लोगों को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये जो था अब तक हमने देखा, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हमने अभी तक बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है कोलोनियलिज्म चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है। ये चल रहा है इंडो चाइना में। किस तरीके से फ्रेंच के जो लोग हैं उन्होंने इंडो चाइना को अपनी कॉलोनी बना दिया है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इंडिया के साथ साथ बाकी के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर कॉलोनियल पावर्स किस तरीके से रोल प्ले कर रहे थे उसके बारे में पता चलता है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।